अंबेडकरवादी आंदोलन उस दौर से इस दौर तक। जय भीम। अंबेडकरवादी आंदोलन उस दौर से इस दौर तक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज कार्यक्रम के जरिए आपको एक ऐसे योद्धा से मिला रहा हूं जो क्षमताएं निर्माण करता है नेतृत्व की, और उन्हें प्रेरित भी करता है अपने हक और अधिकारों से लड़ने के लिए और उसमें जागृति बनाए रखने के लिए। और वो मुद्दे जो भारत के सामाजिक परिप्रेक्ष्य से लेकर तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य तक, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से लेकर आर्थिक परिप्रेक्ष्य तक, यानी कि भारत में उपस्थित होने वाले वे सारे मुद्दे जो आम जनजीवन को प्रभावित करते हैं, उन सारे मुद्दों पर एक बौद्धिक समझ विकसित करता है वो संगठन बामसेफ। और उसके राष्ट्रीय प्रचारक इस वक्त और पूर्व अध्यक्ष उस वक्त, इस समय मूल निवासी संघ के राष्ट्रीय महासचिव हैं बी.डी. बोरकर साहब, यानी कि आंदोलन के क्षेत्र में जिन्हें जाना जाता है बी.डी. के नाम से। तो आप सबसे मुखातिब हैं बी.डी. बोरकर साहब। बोरकर साहब, जय भीम। जय भीम सर। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू। आज इस वक्त इस कार्यक्रम के ज़रिए आपसे ये बात करने का मैं समझता हूँ कि पहली बार मौका मिला है इस वक्त में, यानी कि ये जो पोस्ट अम्बेडकराइट मूवमेंट है, मतलब जो एक अभी 6 दशक होने जा रहे हैं, एक 59 साल का समय हो गया है। इस 59 साल के समय में जो बाबा साहब का आंदोलन चला है, जिसे हम अम्बेडकरवादी आंदोलन कहते हैं, वो अनेकों नाम से चला है, विभिन्न नाम से चला है। कभी वो आरपीआई के नाम से चला, कभी वो बामसेफ के नाम से आया, कभी वो दलित पैंथर के नाम से आया, कभी वो बहुत सारे सामाजिक संगठन जाए जिसमें दलित मुक्ति सेना हो, या फिर तत्सम बहुत सारे संगठनों के नाम हम ले सकते हैं। और फिर अभी बीएसपी के नाम से भी ये आंदोलन बहुत जोरों पर भारत के क्षितिज पर दिखने लगा। मुझे बताइए कि इस आंदोलन को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए डॉक्टर साहब जी, बाबा साहब 1956 में उनका महापरिनिर्वाण होने के बाद जी, हमारे समाज में जो सबसे बड़ी समस्या पैदा जो हुई वो है वैक्यूम ऑफ लीडरशिप। मतलब आप ऐसा कह रहे हैं कि उनके बाद कोई सेकंड लाइन लीडरशिप नहीं मिल पाई? बिल्कुल, जिस प्रामाणिकता से इस आंदोलन को चलाने के लिए जो लोग मिलने चाहिए थे तुरंत बाद, जी, वो नहीं मिले। दादा साहब गायकवाड़ ने प्रयास किया, लेकिन तत्कालीन जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी, उस पॉलिटिकल सिचुएशन में उन्होंने जो अपनी विचारबद्धता के लिए जुट कर रहना चाहिए था, जी, जी, वो नहीं होने के कारण रिपब्लिकन पार्टी उसके बाद फ्रैगमेंटेड हो गई। क्या इसको हम जैसा मैं बहुत सारे लोगों से बातचीत करता हूँ और या फिर आंदोलन का अभ्यास भी जो मैं करता हूँ, तो क्या 64 तक इस आंदोलन को बहुत ठीक ठाक माना जा सकता है? इसको ज़रूर माना जा सकता है, क्योंकि रिपब्लिकन पक्ष के नाम से या रिपब्लिकन पार्टी के नाम से 1964 में जो भूमिहीनों का सत्याग्रह कराया गया जी, तो वो संसार में एक बहुत बड़ा भूमिहीनों का आंदोलन करके माना गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि 1964 तक ये बात ठीक ठाक ही रही, लेकिन उसके बाद जो फ्रैगमेंटेशंस रिपब्लिकन पार्टी में नज़र आते हैं जी, उससे ऐसा नज़र आता है कि जो नेतृत्व रहा है उस वक्त का, उनका विजन जो है ऑब्जेक्टिव के ऊपर से हट के सेल्फ के ऊपर फोकस हो गया। ओ, ये हुआ है इतिहास में, मैं ये कहूँगा। फिर वो दादा साहब गायकवाड़ के बाद गवई साहब रहे या खोबरागढ़े साहब रहे, क्योंकि उनके बारे में जो पढ़ा जाता है या हमने देखा, उस वक्त मैं स्टूडेंट था डॉक्टर अम्बेडकर कॉलेज में, जी, तो देखा कि वो उन आंदोलन के प्रति ज़्यादा सोचने के बजाय अपने तरफ लोगों को आकर्षित कर रहे थे। मतलब पार्टी नेताओं की नहीं रही, मतलब पार्टी को नेता नहीं मिला, नेता की पार्टी बन गई। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ वो कुछ अलग बात कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना क्या चाहता कह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बाबा साहब के आंदोलन का जो ऑब्जेक्टिव था, अच्छा,
उससे उनका विजन, उनकी दृष्टि हाँ, हाँ। वो ऑब्जेक्टिव से हट गई और अपने व्यक्ति, अपने सेल्फ के ऊपर वो फोकस हो गई। अच्छा, मतलब वो अपने इर्द गिर्द मतलब लोगों को, मतलब राजनीति निजी स्वार्थों पर केंद्रित हो गई। हाँ ऐसा ऐसा आप अभी अभी ठीक आप समझ रहे हैं मेरी ओह हो! बात, ऐसा हुआ। लेकिन आप उस वक़्त तो स्टूडेंट रहे, आपका हाँ, आकलन उस वक़्त में कैसा रहा? उस वक़्त क्या तो उस वक़्त ऐसी कोई परिस्थितियाँ थी कि ये पूरा आंदोलन निजी स्वार्थों पर केंद्रित हो जाए? हाँ, नहीं उस वक़्त का मेरा कोई मतलब आकलन नहीं रहा है। अच्छा, हाँ, मैं जो बामसेफ में जब इसमें इन्वॉल्व हुआ, तब उसको इंडिपेंडेंटली उस आंदोलन की तरफ देख रहा था कि वो जिस ऑब्जेक्टिव के लिए बाबा साहब ने काम किया, वो उस दिशा में नहीं चलते हुए नज़र आ रहे थे। हैं? लेक यही वो कारण है कि जिसकी वजह से बामसेफ बनानी पड़ी। हैं? लेकिन उस वक़्त तो पैंथर भी था। हाँ, पैंथर पैंथर जब आया जी, तो एक दौर ऐसा चला हमारे समाज में कि अन्याय अत्याचार का प्रतिकार हमारे समाज के लोगों ने एग्रेसिवली करना चाहिए, हाँ, जी। टिट फॉर टैट होके करना चाहिए, ये भावना आई और उसके तहत ये हुआ। लेकिन हमें जब मिस्टर कांशीराम लीड कर रहे थे, तो स्पेशली पैंथर के बाद जब लॉन्ग मार्च का दौर आया, जो कवाड़े साहब ने लीड किया, जी, तो उस पर बामसेफ की तरफ से हम जो अप्रेस्ड इंडियन करके अपना पत्र निकाल रहे थे जी, जी, जी। मंथली, उसमें ये क्लियरली लिखा कि इसके पीछे कौन सी फोर्सेस है। कवाड़े साहब तो फोर फ्रंट में नज़र आ रहे थे, लेकिन बैकग्राउंड में समाजवादी ब्राह्मण्स काम कर रहे थे, ये उसमें लिखा गया। मतलब वो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है, हम स्टैंड करते हैं उससे। ऐसा ऐसा आप उस वक़्त आकलन क्यों कर पाए थे? क्योंकि पीछे जो चीज़ें चल रही थी, हम लोगों ने जब 1982 की बात है, जी, बीजे मेडिकल कॉलेज के ग्राउंड पर हमने पूना पैट का डिनाउंसमेंट किया था, धिक्कार परिषद। धिक्कार परिषद लगाई थी। तो उसमें हमें जो विरोध किया गया, वो पैंथर की तरफ से भी विरोध किया गया। मतलब वो उनका कोई भोसले एक नेता था उस वक़्त, ये अरुण कामले, ये रामदास आठवले, तो ये लोग वो समाजवादियों के इशारे पे चढ़ के हमें विरोध कर रहे थे और ये बताना चाहते थे कि पूना पैक्ट की वजह से ही हमें अधिकार मिले। अच्छा, पैंथर्स की बौद्धिक समझ इतनी थी कि पूना पैक्ट से हमें अधिकार मिले, जबकि सच्चाई ये है कि पूना पैक्ट से हमारे अधिकार गए। और ये बाबा साहब ने 1944 में खुद कहा है उसके बाद। तो अब 1944 में बाबा साहब ने खुद जब कहा कि पूना पैक्ट की वजह से हमारे अधिकार गए और हम डिनाउंस करते हैं, तो 1982 में पैंथर, अगर हम जब डिनाउंस कर रहे हैं, बाबा साहब ने जो डिनाउंस किया था 1944 में, हम जब 1982 में डिनाउंस कर रहे हैं, तो पैंथर अगर उसको विरोध कर रहा है, तो इससे ये पता चलता है कि पैंथर्स की जो आइडियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग जो है आंदोलन के बारे में किस हद की थी, और फिर अगर उनकी ऐसी अंडरस्टैंडिंग थी या ऐसी अंडरस्टैंडिंग बनाई गई, ये सवाल उस वक़्त आए। अच्छा, हाँ, मतलब ये बड़ी मार्के वाली हाँ, बात है। हाँ, तो ये इसलिए हमें ये लगता है कि इनके पीछे कोई दूसरे फोर्सेस थे, क्योंकि पूना पैक्ट का डिनाउंसमेंट अगर हम करते हैं तो किसको हर्ट होता है? सबसे ज़्यादा हर्ट कांग्रेस को हो रहा था। हाँ, और इसलिए लेकिन सर मुझे ये बात बताइए कि एक बात बामसेफ के इस भूमिका पर हाँ, लोगों की ये भी बात रही है हम्म, कि यदि पुनः करार का यदि कोई धिक्कार करता है हम्म, तो वो बाबा साहब का धिक्कार करता है। हाँ, ये देखिए, इस ढंग की जो भावना समाज की जो बनती है, ये कम्युनिकेशन गैप की वजह से बनती है। वो कम्युनिकेशन बाबा साहब के जो लिटरेचर है, क्योंकि 32 का जो इवेंट्स है, 1932 का जो इवेंट्स है, वो इवेंट इतना प्रोमिनेंट था कि वो हाईलाइट हुआ
हिस्ट्री में हाईलाइट हुआ। जी। लेकिन 1944 में जब बाबा साहब ने डिनाउंस किया तो वो इवेंट हाईलाइट नहीं हुआ हिस्ट्री में, और इसलिए लोग यही मानते हैं कि पूना पैट का डिनाउंसमेंट मतलब बाबा साहब का डिनाउंसमेंट है, क्योंकि उन्हें ये पता नहीं था कि बाबा साहब ने खुद 1944 में डिनाउंस किया करके। लेकिन ये बात जब आपने 80 के बाद मतलब 80 और 90 के दशक में हम्म, आपने इस पर बहुत कार्यक्रम चलाए, हाँ। लेकिन तब तक भी आप इसका क्लियरिफिकेशन नहीं कर पाए, क्या बात हुई? नहीं, हमने तो अपनी तरफ से किया है, लेकिन देखिए ऐसा जी। होता है कि हमारे पास द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है, जिस पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए वो नहीं होने की वजह से, और समाज जो है बाबा साहब के आंदोलन के प्रति भावनात्मक रूप से ज़्यादा जुड़ा हुआ है आज की तारीख में भी। जी। वो वैचारिक स्तर पर उनके हर चीज़ को इंटरप्रेट करने में नहीं पड़ता सर्वसाधारण लोग, और जिनके सेल्फ इंटरेस्ट होते हैं लीडरशिप में जो लोग हैं और उनके सेल्फ इंटरेस्ट होते हैं, वो सही इन्फॉर्मेशन हमारे समाज के लोग समाज से छुपा के रखते हैं। अच्छा, एक बात लेकिन फिर भी बहुत विशेष रूप से जो मैं आपसे जानना चाह रहा था हाँ, कि बामसेप मूल रूप से हाँ। किस बात पर काम करना चाहता है? देखिए, वामसेप ने अपने लिए ये डिफाइन किया है, हमारे रिकॉर्ड में है बार बार, कि बाबा साहब का और फुले साहब के आंदोलन का जो लक्ष्य रहा है उसी को वामसेप ने अपना लक्ष्य बनाया है। मतलब अपना हमने जो अपना मतलब? मतलब हमने जो ऑब्जेक्टिव बनाया है हमारा, वो सामाजिक क्रांति का ऑब्जेक्टिव बनाया है जो हमारे मैं बाबा जिसको साहब। और अगर थोड़ा सा विशद करें तो? उसका मतलब ये है कि एक ऐसे समाज का निर्माण करना, सामाजिक क्रांति का मतलब ये है कि एक ऐसा समाज का निर्माण करना जिस समाज में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय हो। और ये ऑब्जेक्टिव बाबा साहब ने बड़ा क्लेवरली संविधान का बना दिया, इसलिए हमारे लिए अभी वो रास्ता और आसान बन गया। वो अभी हमारा अपना नहीं रहा, वो देश का बन गया, और उस डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से ये कैसे लाया जा सकता है, उसके लिए बाबा साहब ने फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी उसमें डाल दिया। अब तक अगर ये नहीं हो रहा है देश में संविधान के माध्यम से, तो इसका मतलब ये है कि जो लोगों की सरकारें आई वो उस संविधान के प्रति ऑनेस्ट नहीं है। जब बाबा साहब जो उन्होंने अपने आंदोलन का ऑब्जेक्टिव बनाया, जी। वो इस बात को जानते थे कि जिस समाज को संगठित करके मैं ये हासिल करना चाहता हूँ, वो समाज के पास उस अनुपात में रिसोर्सेस नहीं है जिस अनुपात में सामाजिक क्रांति हासिल करने के लिए संसाधन होने चाहिए। होने चाहिए। तो इसलिए बाबा साहब ने उनको जैसे ही मौका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाने का मिला, या उन्होंने छीन कर लिया, जी। और बाद में जो मौका उनको ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन होने का मिला, तो उसने बहुत ही क्लेवरली उन्होंने वो ऑब्जेक्टिव संविधान का बना दिया। अच्छा। वो ऑब्जेक्टिव संविधान का बनाने की वजह से संविधान लागू करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रूलर्स की होती है। तो इसलिए बाबा साहब ये चाहते थे कि जो कोई भी सत्ता में आएंगे वो ये सामाजिक क्रांति संविधान के माध्यम से इस्टेब्लिश करेंगे। अब ये हुआ नहीं। ये नहीं होने का कारण ये है कि जो भी सत्ता में आई, जो भी पार्टियां सत्ता में आई, वो संविधान के ऑब्जेक्टिव के प्रति ऑनेस्ट नहीं रही है। ये 65 साल का जो समय निकल गया संविधान लागू होने के बाद, तो ये ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं हुआ सामाजिक क्रांति का थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। इसका बेसिक कारण ये है कि जो भी लोग सत्ता में आए वो डिसऑनेस्ट किस्म के लोग हैं। एक तो एस्पेक्ट ये है। दूसरा एस्पेक्ट कि आप ये कह रहे थे कि भाई आप तो काम कर रहे थे, तो आपने क्या हासिल किया? जी। आप ये देखिए कि इस दिशा में हासिल करने के लिए स्टेट पावर कैप्चर करना बहुत ज़रूरी है।
सामाजिक क्रांति संविधान के माध्यम से लाने के लिए स्टेट पावर कैप्चर करना बहुत ज़रूरी है, और स्टेट पावर कैप्चर करने के लिए संगठन बनाना ज़रूरी है। और संगठन बनाने के लिए आपने समाज के हर तबके को, जब तक आप अपने संगठन का हिस्सा नहीं बनाते तब तक ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए बामसेफ ने उस वक़्त शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस और इनसे जो धर्म परिवर्तित जो लोग हैं, जो हमारे अपने लोग हैं, जी, जी। वो सभी लोगों को बामसेफ के दायरे में संगठित करने का काम किया। और मैं आपको बता दूँ, और मैं इसमें गर्व से कहूँगा कि आज बामसेफ एक एकमात्र संगठन है, सामाजिक संगठन इस समाज का, जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस और धर्म परिवर्तित हमारे समाज के लोग हैं। ऑल इंडिया का एकमात्र संगठन है। तो हमने क्या किया, तो हमने उन लोगों में, उनके सोच में बदलाव लाया। आज वो लोग ये सोचते हैं कि बाबा साहब के आंदोलन के माध्यम से ही हम सामाजिक क्रांति हासिल कर सकते हैं। इस ढंग की हमने। लेकिन एक बात तो है बोरकर साहब हाँ, कि बीएसपी सत्ता में आई, हाँ, जैसा कि आप कहते हैं कि हाँ, स्टेट का पावर हमने कैप्चर करना चाहिए, हाँ, हाँ, तो बीएसपी तो सत्ता में आई, हाँ, एक बार नहीं 4 बार आई। हाँ, हाँ, हाँ। उसमें क्या हासिल हुआ? आप ये देखिए कि एक बात तो उससे हासिल हुई, जी, जब तक मिस्टर कांशीराम रहे तो वो हासिल ये हुआ कि समाज का बहुत बड़ा हौसला बढ़ गया कि इवन वी कैन डू इट। मतलब रिपब्लिकन पार्टी के लोगों ने तब से कभी भी ये नहीं सोचा बाबा साहब जाने के बाद मतलब कि लोगों में इस बात का आत्मविश्वास पैदा हुआ। हाँ, ये कि हम कर सकते हैं। और हम कैसे कर सकते हैं कि हम लोगों को इस विचार के साथ जोड़ सकते हैं। ये जो आत्मविश्वास है, ये तो बामसेफ के माध्यम से समाज जीवन में पैदा हुआ। और अब वो क्या, सत्ता में आने के बावजूद भी अगर वो कुछ नहीं कर पाए, तो इसमें जो लीडरशिप है हैज़ टू बी ब्लेम्ड। क्योंकि अल्टीमेटली आपके पास में सत्ता आने के बाद अगर आप सोशो इकोनॉमिक एडवांसमेंट अपने समाज का नहीं कर सकते या देश का नहीं कर सकते, तो उस समाज को और कोई नहीं बचा सकता। मतलब दूसरे लोग आपको दे नहीं रहे, आप सत्ता में आते तो आप कर नहीं रहे। लेकिन मैं एक दूसरी बात इसी से जुड़ी हुई जानना चाह रहा हूँ कि क्या अपने ही बच्चे पर पिता का कंट्रोल नहीं रहा? मतलब जिस बीएसपी को बामसेफ ने जन्म दिया, वो बामसेफ उसको कंट्रोल करने में असफल रही? मैं इसको इस ढंग से बताऊंगा आपको जी, कि मिस्टर कांशीराम के नेतृत्व में हम जब काम कर रहे थे, जी, तो वो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप थी। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप की समस्या ये है कि उसमें कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये सबसे मतलब ऑटोक्रेटिक लीडरशिप के ऊपर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप जैसा चाहे वैसा संगठन चलाती है, और उस संगठन में उस व्यक्ति को, क्योंकि ऑटोक्रेसी तो एक व्यक्ति चलाता है, तो उस व्यक्ति के विचार करने की पद्धत और काम करने की पद्धति से संगठन के सीनियर साथी जब एग्री नहीं करते, तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप उन व्यक्तियों को जो सूझबूझ रखने वाले आपके साथी हैं उनको निकाल देती है। तो आप जो कह रहे हैं कि क्या उनके ऊपर कंट्रोल नहीं रहा, तो इन द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप ही वो वैसा है। तो अब दूसरी बात मुझे आप ये बताइए कि क्या जब बामसेफ को डिसॉल्व करने की बात आई, तो कांशीराम जी की ये बात नहीं मानी गई? कौन सी बात? कि बामसेफ को डिसॉल्व कर दिया जाए? नहीं, कांशीराम जी ने मेरा ख्याल है ऐसा कभी नहीं कहा। हमने जो बामसेफ के एक दूसरे लोगों से जो बातचीत की, उसमें से ये चर्चा उभर कर आई थी। आई होगी। क्या ये ऐसा नहीं हुआ? ऐसा नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो कांशीराम जीवित होते होते ही मतलब शैडो बामसेफ क्यों चली गई? उन्होंने शैडो बामसेफ नाम से क्यों चलाई?
जबकि शैडो कुछ काम नहीं करती, मैं आपको बताता हूँ। वो लोगों को मूर्ख बनाने का एक तरीका था। मुझे ये बताओ, आप है और आपकी शैडो है, तो काम कौन करता है, आप या आपकी शैडो? काम तो शैडो कभी काम नहीं करती, लेकिन बीएसपी के साथ लोगों को अपने साथ रखने के लिए, कर्मचारी लोगों को अपने साथ रखने के लिए, हाँ, उनको मूर्ख बनाने का ये कार्यक्रम था। जबकि हमने बामसेप को अलग से चलाया और हम कोई शैडो नहीं चला रहे थे, हम तो एक्चुअली फील्ड में काम कर रहे थे। अच्छा, लेकिन अभी भी तो स्थिति ये बनी हुई है हम्म, कि एक बामसेप शैडो के रूप में बीएसपी के साथ काम करती है, हम्म, एक बामसेप अभी बीआरएसपी के साथ खड़ी हो गई है, हम्म, एक बामसेप जो कि आप चलाते हैं, हम्म, मतलब जो बामसेप और मूल निवासी संघ हम्म, ये आता है। हम्म, अ, वामन मिश्राम साहब भी हम्म, एक बामसेप चलाते हैं, हम्म, वो भी उसका नेतृत्व करते हैं। हम्म, ये सारे टुकड़े हैं या आपस में कोई समन्वय भी बनता है इसका? मैं आपको मतलब ये सवाल मुझे पास्ट में भी आए हुए हैं। जी। देखिए, ये जो संगठन बामसेप नाम से बिखरा हुआ दिखता है, अलग अलग लोग बामसेप नाम से काम करते हुए आपको जो नज़र आते हैं, इसे क्यों होता है? जी। तो संगठन बनने की प्रक्रिया लोगों को समझ में नहीं आती, पहली बात। अगर संगठन बनते कैसे हैं ये अगर समझ में आया, तो ये संगठन टूटते कैसे ये समझने में कोई परेशानी नहीं है। जो बिखराव आने का जो नज़र आता है, संगठन बनने की प्रक्रिया लोगों को पता नहीं होने की वजह से लोग इससे बहुत चिंतित होते हैं। अरे जी। कितने संगठन है, कितने बामसेप है, क्या संसार में ये बामसेप एकमात्र संगठन है जो टूटा? संसार में कम्युनिस्ट जैसे एक वर्ल्ड और संगठन है कम्युनिस्टों का, उसका एक इंडिया में संगठन है कम्युनिस्ट। कम्युनिस्टों के कितने ग्रुप हुए इंडिया में, कांग्रेस के कितने ग्रुप हुए? तो ऐसा नहीं है कि संगठन बनते और नहीं टूटते नहीं है। तो इसका जो प्रिंसिपल्स है, अगर संगठन बनने की प्रक्रिया पता हो, संगठन कैसे बनता है, आइडियाज किसी एक व्यक्ति के दिमाग में आती है पहले कि देखो हमारे समाज के साथ क्या हुआ, संविधान में हमारे लिए इतने अधिकार डॉक्यूमेंटेड होने के बावजूद भी व्यवहार में हमें क्यों नहीं मिल रहे। ऐसी आइडिया किसी एक व्यक्ति के दिमाग में पहले आती है और वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ, उसके दोस्त के साथ, उसके सहयोगी के साथ बात करता है कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये संविधान में हमारे लिए इतना कुछ होने के बावजूद भी व्यवहार में हमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो हमने कुछ नहीं करना चाहिए। ये प्रक्रिया है और संगठन की प्रक्रिया यहाँ से शुरू होती है। यहीं से संगठन की प्रक्रिया शुरू होता है और दूसरा व्यक्ति बोलता है कि हाँ यार, बात आपकी सही है और इस मसले के ऊपर मैं आपके साथ हूँ। क्या हुआ? संगठन बन गया। और टूट कैसे गया? हाँ, बट फिर दूसरे दिन वो सुबह आता है, रात को जाते हैं अपने अपने घर में सोते हैं और दूसरे दिन सुबह आके बोलता है कि यार कल मैं तुम्हारे साथ था लेकिन आज मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। संगठन क्या हुआ? ऐसा क्यों हुआ, ये समझने की बहुत जरूरी है। ये अगर समझ जाते हैं तो ये संगठन, ये जो प्रक्रिया है, ये अनैसर्गिक प्रक्रिया है, नैसर्गिक प्रक्रिया नहीं है। संगठन बनने की प्रक्रिया नैसर्गिक नहीं है, थॉट नैसर्गिक प्रक्रिया है। मेरे दिमाग में जो थॉट आ रहा है नेचुरली आ रहा है और मैं वो एक्सप्रेस कर रहा हूँ दूसरे व्यक्ति के सामने, तो उसको भी लगता है कि हाँ यार ये बात तो ठीक है। लेकिन मैंने उसके ऊपर सोचा और उसने सिर्फ सुना, उसने सोचा नहीं, सुन के ही उसको अच्छा लगा तो बोला तुम्हारे साथ हूं। और रात को जब सोचा तो दूसरे दिन आके बोला कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। ऐसा इसलिए होता है कि किसी भी मसले के ऊपर व्यक्ति उसकी टोटलिटी में जब नहीं सोचता, मतलब उसकी उसकी ऑलराउंड में, उसकी समग्रता में, उसकी संपूर्ण एंगल से नहीं सोचता, ऑल एंगल से नहीं सोचता, तो आदमी को कोई बात मोमेंटरीली अच्छी लगती है, लेकिन जब वो बाद में जाके सोचता है यार ये एस्पेक्ट तो मैंने इससे पूछा ही नहीं था जो अभी मुझे रात को पता चला, तो वो एस्पेक्ट वो उसको उस संगठन के साथ जुड़े रहने के लिए रोकता है और इसलिए नेक्स्ट डे आके वो बताता है मैं तुम्हारे साथ नहीं। लेकिन वो व्यक्ति भी अगर इन्होंने प्रदीर्घ चर्चा की होती आपस में
और चर्चा करने के बाद वो बोलता कि मैं सोचता हूं इसके ऊपर तू जो बोल रहा है, और वो पूरा ये सभी एस्पेक्ट्स के ऊपर, और जो इसने नहीं सोचा पहले व्यक्ति ने, वो उसने, क्योंकि वो तो व्यक्ति सोच सकता है। तो ये सारी सोच की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन पाया, हाँ, इसलिए संगठन इतना बिखराव दिखता है, इसलिए ही संगठन टूटते हैं, और इसीलिए बिखराव भी दिख रहा है। इसीलिए ऐसा होता है। लेकिन आपने जो उदाहरण दिया कि कम्युनिस्टों के ऑर्गेनाइजेशन वो टूटे बिखरे, हाँ। हाँ, लेकिन बावजूद इसके हम देखते हैं कि कुछ सामूहिक उद्देश्य होते हैं, हम्म, कभी कोई पॉलिटिकल लक्ष्य उनके सामने होता है, हम्म, तो ये सब इकट्ठे हो जाते हैं। हम्म। लेकिन इस सेगमेंट में ऐसा नज़र नहीं आता, ये तो एक दूसरे के खिलाफ नजर आते हैं। नहीं, वो मेरा ख्याल है, क्या आपस में कोई समन्वय नहीं बन पाता? मैं बताता हूँ, वो जी। एक दूसरे के, जहाँ तक बामसेब का सवाल है, ये एक दूसरे के खिलाफ में नज़र आते हैं। ऐसा जो समझ पैदा होता है समाज में, वो गलत समझ है। इसलिए मैं बताता हूँ, ये सामाजिक संगठन है बामसेब, और बामसेब सामाजिक संगठन है, उसका एक ऑब्जेक्टिव है। तो अगर इसके 10 नहीं 15 ग्रुप बन जाते, इसके 10 नहीं 15 ग्रुप बन जाते हैं, और समाज जीवन में जो इन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव बनाया, उस ऑब्जेक्टिव के लिए वो 15 ग्रुप 15 दिशा में चले जाते हैं, और जहाँ एक ग्रुप जाता है वहाँ दूसरा ग्रुप जा नहीं पाता। तो ये आंदोलन लोगों को बाबा साहब के आइडियोलॉजी के साथ जोड़ने के लिए वो हर ग्रुप काम कर रहा है एज ए सामाजिक संगठन। तो परेशानी कहाँ है? परेशानी वहाँ नहीं है, एक दूसरे के लड़ाई। लेकिन जहां राजनीतिक स्वार्थ आ जाते हैं, हाँ, तो फिर ये संगठन किसके पास में खड़ा होता है? तो मामला राजनीति का अलग है। ये इसलिए क्या राजनीति की ओर बामसेब कोई इशारा करता है? देखिए, ये इसेंशियल, जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि, क्योंकि मुद्दे तो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। हाँ, मैं बता रहा हूँ कि स्टेट पावर कैप्चर किए बिना संविधान के माध्यम से सामाजिक क्रांति नहीं लाई जा सकती, और स्टेट पावर अगर कैप्चर करना है तो पॉलिटिकल टूल इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टूल। आप जो मुझे पूछ रहे हैं कि क्या बामसेब पॉलिटिक्स के तरफ इशारा करती है, वो इसेंशियल टूल है जी। तो जब वो इसेंशियल टूल है तो वो टूल बनाना चाहिए, लेकिन वो टूल बनाने से पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, वो टूल किसके हाथ में हो, क्योंकि समझ। चलिए सर, इस प्रक्रिया को ना थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, हाँ। लेकिन यहाँ रुकेंगे, छोटा सा ब्रेक लेंगे। हाँ। मित्रों, इस समय ये जो बातचीत चल रही है, ये बातचीत चल रही है बीडी बोरकर साहब से। बीडी बोरकर साहब जो कि मूल निवासी संघ के राष्ट्रीय महासचिव हैं और पूर्व में बामसेब के अध्यक्ष रहे हैं, और इस वक्त ये बातचीत आ रही है आपके पास अम्बेडकरवादी आंदोलन उस दौर से इस दौर तक की जो पूरी चर्चा है, उस चर्चा के जरिए। यहाँ रुकते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। इस इंस्टीट्यूशंस में लेबर लीडर्स तैयार किए जाएंगे, इस इंस्टीट्यूशंस में फार्मर्स लीडर्स तैयार किए जाएंगे। अम्बेडकरवादी आंदोलन उस दौर से इस दौर तक। अम्बेडकरवादी आंदोलन उस दौर से इस दौर तक कार्यक्रम में पुनः एक बार आपका स्वागत है, और इस वक्त हम लोग कार्यक्रम के जरिए आप सबसे मुखातिब करा रहे हैं बामसेब के पूर्व अध्यक्ष बीडी बोरकर साहब, जो कि इस समय मूल निवासी संघ के राष्ट्रीय महासचिव हैं और एक अम्बेडकरवादी आंदोलन के गहरे चिंतक भी हैं, और उसके ऑब्जर्वर तो है ही, एक संगठक भी है। और इस संगठक से ये बातचीत आप तक पहुंचाने का ये प्रयास है, और बड़ी गंभीरता से अभी अंतराल पर जाने से पहले बोरकर साहब आप कह रहे थे कि वो टूल जो सबसे महत्वपूर्ण टूल है राजनीति का, ये किसके हाथ में है और किसके हाथ में होना चाहिए। हाँ। तो इस बात पर आप चर्चा कर रहे थे, किसके हाथ में होना चाहिए? देखिए, ये टूल उन लोगों के हाथ में होना चाहिए जो ऑनेस्ट, सिंसियर, डेडिकेटेड, नॉलेजेबल लोग हो। जो ऑनेस्ट नहीं है ऑब्जेक्टिव के प्रति, जो ऑब्जेक्टिव के प्रति सिंसियर नहीं है, जो नॉलेजेबल नहीं है, ऐसे लोगों के हाथ में अगर ये टूल गया तो ये समस्या पैदा करेगा। ये समस्या पास्ट में भी पैदा हुई है।
तो आप ऐसा मानते हैं कि अब तक ये टूल जो है, हाँ, ये टूल लायबल लोगों के हाथ में नहीं रहा, पात्र लोगों के हाथ में नहीं रहा? बिल्कुल मैं ऐसा मानता हूँ, मैं ऐसे ही मानता हूँ। मतलब 1964 के बाद में बाबा साहब के आंदोलन का पॉलिटिकल टूल सही लोगों के हाथों में नहीं रहा, ऐसा मैं मानता हूँ। एक बात बताइए बोरकर साहब, ये तो मूल रूप से एम्प्लॉयज़ लोगों का ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ, ये एम्प्लॉयज़ लोगों के लिए क्या करता है बामसेफ? देखिए बामसेप जब बनाई गई, जी। इवन कांशीराम के नेतृत्व में भी जब बनाई गई, उस वक्त भी ये हमने बड़ा क्लियरली मैसेज दिया था समाज को कि बामसेप इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ बट नॉट फॉर द एम्प्लॉयज़। ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली बाबा साहब का जो आंदोलन का ऑब्जेक्टिव था, उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए बनाया गया है। ये बिल्कुल क्लियरली लिखा गया, एम्प्लॉयज़ के लिए कोई काम करेगा ऐसा नहीं लिखा गया। फिर भी मैं आपको बता दूं कि उन दिनों मैं बॉम्बे यूनिट का जनरल सेक्रेटरी था। तो मेरा ऑफिस 6 बजे छूटता था, 5:30 बजे छूटता था। 6 बजे मैं बामसे पे ऑफिस में मैजेस्टिक होटल में बैठा था बॉम्बे में, रीगल सिनेमा के बाजू में। अच्छा। और वहाँ मैं 2 घंटे डेली बैठता था और जितने भी कर्मचारियों की समस्या आती थी वो मैं खुद मतलब डिक्टेट करता था। मेरे ऑफिस सेक्रेटरी को मिस्टर WD थोरात थे, उसको सेक्रेटरी को डिक्टेट करता था और उनके ग्रीवांसेस हम टेकअप करते थे। और उसके बाद 8:30 बजे की लोकल पकड़ के मैं रात को 10 बजे कल्याण जाता था। और कल्याण में पगडंडी से जाता था, पगडंडी में जाता था। उस वक्त खेती बाड़ी से जाना पड़ता था। तो ये मैंने कंटिन्यूसली उस वक्त किया। तो आपका जो पॉइंट है कि कर्मचारियों के लिए क्या करता था, तो हमने उस वक्त किया। लेकिन हमारा जो फोकस है कर्मचारी नहीं रहा है, हमारा फोकस रहा है कि बाबा साहब का जो आंदोलन का ऑब्जेक्टिव है उसे हासिल करें। और वो इसलिए हासिल करना मतलब क्या करना, क्या किया आपने उसके लिए? वही मैं बता रहा हूँ कि उसके लिए एक संगठन बनाने की जो जरूरत थी, तो हमने ऑल ओवर इंडिया में वो संगठन बना दिया। तो ये जो नॉन पॉलिटिकल पॉलिटिकल रूट्स है, उसमें मूल निवासी संघ हाँ, एक है। ये इन रूट्स को मजबूत करने के लिए फिर जैसे आप कर्मचारियों को संगठित किए, हाँ, तो इसमें लिबरल क्लास भी आया कहीं, हाँ, हाँ, स्टूडेंट क्लास भी आया कहीं? हाँ, बिल्कुल इन पर कोई वर्क आपका होता है? बिल्कुल हुआ। जब मैं प्रेसिडेंट बना 2003 में, जी। तो मैंने इंश्योर किया कि हमारे नॉन पॉलिटिकल जो विंग्स है उसको हमने तैयार करना चाहिए। और उस दरमियान हमने मूल निवासी महिला संघ बनाया, मूल निवासी विद्यार्थी संघ बनाया, हाँ, मूल निवासी यूथ संघ बनाया। ये प्रेस एंड पब्लिकेशंस, ये नॉन पॉलिटिकल रूट्स का हिस्सा है। ये मुझे लगता है कि ये पिछले 5-7 साल की बात है। हाँ, ये जब मैं प्रेसिडेंट बना 2003 में, हाँ, हाँ, तब की बात है। और ये बाद में 2008-9 में ये डिजॉल्व किए गए, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने इसको डिजॉल्व किया। ये नहीं कि इसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसा कह के डिजॉल्व नहीं किया गया। हाँ, हाँ। ये इसलिए कि जिस अनुपात में वो विंग बढ़ने चाहिए थे, मतलब उसमें जो लीडरशिप डिप्यूट हुई उसके माध्यम से समाज जीवन में ये जो बढ़ने चाहिए थे, तो जब बढ़ते नहीं है और इंडिपेंडेंटली कोई विंग काम करता है और उसमें लोग अगर ज़्यादा मात्रा में नज़र नहीं आते, तो उसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट होने के बजाय निगेटिव होता है। तो ये कंसोलिडेट फॉर्म में ही एज ए मूल निवासी संघ अगर ये काम करता है, जिसके तहत महिला संघ आता है, यूथ आता है, स्टूडेंट आता है, तो एक सॉलिडेरिटी और एक स्ट्रेंथ नजर आएगी। इसलिए एक वो मतलब एक स्ट्रेटजिकली डिजॉल्व किए गए और उसकी अभी आइडियली रिक्वायरमेंट है। अभी पूरे देश में लगभग मूल निवासी संघ का कितना बड़ा कारवां होगा? अभी मूल निवासी संघ जहाँ भी बाम से 20 राज्यों में अगर बाम से पहुंचा हुआ है, तो सभी राज्यों में मूल निवासी संघ कार्यरत है और अपना अपना काम कर रहा है। क्या उसकी दखल गांव तक है? नहीं, अभी गांव तक नहीं है, उसकी दखल डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल तक है। मुझे लगता है कि इतनी ही ताकत से एक जो दूसरा खंड है बामसेप का, हाँ, वो भी इतनी ही ताकत से काम कर रहा है। हाँ। आपको लगता है कि ये बटी हुई ताकत कहीं आपको कमज़ोर करती है? जहाँ तक नॉन पॉलिटिकल विंग्स जो है, मुझे अभी भी, मैं पहले भी आपको अभी भी नहीं लगता ऐसा? ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो एक्चुअली जो लोग मतलब काम करने, ये जो बिखराव जो दिखता है वो पॉलिटिकल विंग्स पर ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ सकता है।
पॉलिटिकल विंग के बारे में ही समस्या है। नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस अपनी अपनी जगह जो काम कर रहे हैं उससे कोई परेशानी नहीं क्या है। उनमें आपस में कोई समन्वय की ज़रूरत आप समझते हैं? देखिए, ये समन्वय की ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ फंडामेंटल अगर चीज़ें के ऊपर अल्टीमेटली, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ऑर्गेनाइजेशन बनने की प्रक्रिया, जी, जी, जी। क्योंकि पहले तो ये एक थे, हाँ, हाँ। एक से दो और दो से 10 बने ना, ऐसे ही आपका कहना है। तो मुझे ये बताइए कि जिन मुद्दों के ऊपर लोग एक ओपिनियन के नहीं हो सकते, क्या वो लोग संगठित हो सकते हैं प्रिंसिपली? सर लेकिन मुझे ये बताइए आप कि क्या इन सारे संगठनों में किसी कोई समन्वय की ज़रूरत आप महसूस करते हैं? कि इनमें समन्वय होना चाहिए? मैं मानता हूँ कि समन्वय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन समन्वय कौन कौन कर सकता है? क्योंकि समन्वय का मतलब है कि उनको भी इकट्ठा करके उनको लीड करने वाला, समन्वय को लीड करने वाली व्यक्ति की ज़रूरत होती है। मतलब वो समन्वयक भी उस पात्रता का होना हाँ, चाहिए। तो अगर उस लेवल की लीडरशिप जिस जो ऑनेस्ट हो, जी, जो सिंसियर हो, जो डेडिकेटेड हो, जो नॉलेजेबल हो, उस लेवल की लीडरशिप और उस लेवल का संगठन जब तक पहल नहीं करता समन्वय के लिए, तब तक वो समन्वय जो है खोखला रहता है, और दूसरे जो संगठन उनके साथ जुड़ते हैं वो उनकी अथॉरिटी को नहीं मानते। जी। और समन्वय में अगर अथॉरिटी को नहीं मानते तो उस समन्वय का कोई मतलब नहीं होता। तो बेसिकली समाज जीवन में जब तक ऑनेस्ट, सिंसियर, डेडिकेटेड और कॉम्पिटेंट लीडरशिप करने वाला संगठन समन्वय करने के लिए पहल नहीं करता, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। क्या बामसफ को आप इस स्तर पर देखते हैं? बामसेफ को इस दिशा में हम आगे बढ़ा रहे हैं, और आपको बताकर खुशी होगी कि आज समाज जीवन के कई ऐसे संगठन हैं कि जो बामसेफ की तरफ देख रहे हैं आशा से कि अगर ये पहल करते हैं तो वो जुड़ जाएंगे। इस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं, और मैं आशावादी हूँ कि एक दिन ऐसा नहीं, आएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आशावादी होना ही चाहिए। एक दिन ऐसा आएगा जी, कि बामसेफ ये मूल निवासी बहुजन समाज के जितने भी संगठन हैं जी, उसको कोऑर्डिनेट करेगा, और ये इंस्टीट्यूट जो हम बनाने जा रहे हैं जी। इसको हम इसके लिए यूज़ करेंगे। एक बात और भी मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ बुरकर साहब। जैसा कि आप कहने जा रहे हैं कि एक बेहतर संगठन का हम निर्माण करेंगे और वो संगठन को निर्माण करने की दृष्टि में या फिर उस स्तर का संगठन बनाने की दृष्टि में हम प्रयासरत रहेंगे। लेकिन इस बीच जो हमारा ऑब्जर्वेशन है, वो ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि बामसेफ ये एट्रोसिटीज़ के मुद्दे पर इन्वॉल्व नहीं होता। बामसेफ ये धरना प्रदर्शनों में ज़्यादा विश्वास नहीं रखता। बामसेफ ये बड़ा अलिप्ततावादी संगठन है और एक साल में एक बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन कर करके लेता है। खुला हो जाता है। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ भाषण करने से भाषणों में अपने प्रतिभागियों को और अपने प्रतिनिधियों को इकट्ठा करके ही ये काम आगे बढ़ाया जा सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? या ये फिर ये संगठन बड़ा सोफिस्टिकेटेड हो रहा है और ज़मीनी लड़ाई के लिए अभी ये तैयार नहीं है? बामसेफ का जहाँ तक सवाल है, तो जी। बामसेफ का एक रोल डिफाइंड है। अच्छा, जो जिस ढंग से कर रहा है वही उसका रोल है डिफाइंड। लेकिन जो ऑफशूट विंग है, अच्छा। मूल निवासी संघ है, हाँ, हाँ। तो मूल निवासी संघ को ये काम दिया हुआ है, और वो दृश्य स्वरूप से जिस अनुपात में दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर आप हमारा अगर ये पीरियडिकल्स अगर पढ़ते हो, जी। तो जो भी जहाँ भी आज हमारे समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं उसमें धरना प्रदर्शन, मेमोरेंडम, डेलीगेशंस, इस ढंग की चीज़ें हम जगह जगह कर रहे हैं, हैं? अब लेकिन वो संगठन की ताकत जिस अनुपात में है उस अनुपात में वो दिखेगा, उसी का रिफ्लेक्शन आएगा। एक। और दूसरा, अगर है तो भी नेशनल मीडिया जो है
वो उसको हाईलाइट नहीं करता। अच्छा, और इसलिए भी वो बृहद रूप में दिख नहीं पाता। हाँ, ऐसा है, ऐसा है। एक दूसरी बात अगर इससे जोड़कर हम जानना चाहें, हम्म, तो समझ लीजिए कि ये एट्रोसिटीज़ पर काम नहीं कर पा रहा है। हाँ, ये अपने लोगों में जागरूकता के लिए जिस तरह से उसने लिबरल क्लासेस में जाना चाहिए, हम्म, उस तरह से अगर ये नहीं जा रहा है, हम्म। तब भी इसमें बदलाव की और ये सामाजिक बदलाव की कितनी संभावनाओं को देखते हैं आप? कि क्या नहीं, बामसेफ ये नहीं, काम ये कर जाएगा, पाएगा? ये जाएगा, ये बहुत बड़े मात्रा में जाएगा। समाज की ये जो समस्याएं है, क्योंकि इस ढंग के काम करने के लिए अलग किस्म की लीडरशिप डेवलप करना जरूरी है। अच्छा, क्या बामसेफ ऐसी लीडरशिप बनाने पर प्रयास कर रहा है? एग्जैक्टली मैं यही तो बताने जा रहा हूँ कि इस इंस्टीट्यूशंस में लेबर लीडर्स तैयार किए जाएंगे, इस इंस्टीट्यूशंस में फार्मर्स लीडर्स तैयार किए जाएंगे। मतलब उन लोगों को इन्वॉल्व किया जाएगा, बुला के उनको अच्छा। तैयार किया जाएगा, लेबर लॉज पढ़ाए जाएंगे, ट्रेड यूनियंस के रिलेटेड सभी एक्टिविटीज पढ़ाई जाएंगी। ऐसे ही जाके खड़ा नहीं होगा आदमी, वो मतलब पूरी अपने हथियारों के साथ वो खड़ा रहेगा। क्या इसको दूसरे शब्दों में ऐसा कहा जाए कि जो बाबा साहब कहते हैं कि एक प्रशिक्षित प्रचारकों के लिए जो सेमिनरीज होने चाहिए, हाँ, हाँ। तो वो सेमिनरीज के निर्माण की बात है ये? वो बिल्कुल, वो उसको आप सेमिनरीज कह सकते हैं, हमने उसको आप कह सकते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने वो टर्मिनोलॉजी यूज की है। जी। ऐसा कोई इम्पैक्ट आपको मिला है आपकी इस काम का इतने वर्षों में? यही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये मिला है, तभी तो मैं कर रहा हूँ काम। मुझे बताइए, 1977 में बामसेब की जो साख थी जी। और 2015 में बामसेब की समाज जीवन में मान्यता जो है, और 1977 में बामसेब के साथ जितने कार्यकर्ता जुड़े थे, जी। और 2015 में बामसेब के साथ पूरे भारत में जितने कार्यकर्ता जुड़े, इसमें क्या आपको नहीं लगता है कि बदलाव है? और अगर वो बदलाव है तो इसका मतलब बामसेब ने 1977 में लोगों के विचारों में जो बदलाव लाने की प्रक्रिया की, वो बदलाव हुआ। वो बदलाव होने से ही वो कार्यकर्ता बने और व्यवहार में वो वैसा काम कर रहे हैं। अब वो संगठन बनाने की प्रक्रिया में ये लगे हुए हैं। अच्छा, ये संगठन बनाने की प्रक्रिया में एक बात और भी आपसे जो समझना चाह रहे हैं हम, हाँ, कि संगठन बनाने की एक तो एक लंबी प्रक्रिया का हिस्सा है, हाँ, जिस पर बामसेब बड़े लंबे समय से काम कर रहा है। हाँ, लेकिन समसामयिक प्रश्न जो इस वक्त खड़े होते हैं, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स आ रहे हैं, हाँ, बहुत सारी चुनौतियाँ जो रिजर्वेशन पॉलिसीज़ के सामने खड़ी हाँ, हो हाँ, गई हैं, हाँ। इस पर बामसेब कैसा सोच रहा है? देखिए, मैं बड़ा इस मामले में बहुत ज़्यादा क्लियर हूँ। जी। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हम भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है ये समाज कॉन्स्टिट्यूशन से, लेकिन बाबा साहब ने लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये ब्राह्मणों ने उनके हित में अप्रोप्रिएट कर लिया है, और इसलिए उसमें समता, स्वातंत्रता, बंधुत्व जो भी चीज़ें लिखी हुई है, उसमें आप देखिए, पॉलिटिकल इक्वालिटी नहीं रही, सोशल इक्वालिटी नहीं रही, इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं रही। तो ये पॉसिबल कॉन्स्टिट्यूशंस में जो भी हमारे हित में बाबा साहब ने लिखा है, वो कार्यान्वित नहीं हो रहा है। तो उसको कार्यान्वित करने के लिए स्टेट पावर कैप्चर करना बहुत ज़रूरी है। अब वो नहीं हो रहा है, तो आप मुझे ये पूछ रहे हैं कि भाई इसके बारे में बामसेब कैसे सोचता है, तो इस बारे में भी लोगों को हम जागृत कर रहे हैं। अभी आज के अच्छा। पेपर में मैं आपको बता दूं, आज का पेपर आपने पढ़ा होगा, जी। जी। वो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। जी। मैंने ये क्वेश्चन किया था जयपुर के अधिवेशन में भी, क्वेश्चन किया, पब्लिक डायस से क्वेश्चन किया मैंने, कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट करने के लिए संविधान सभा और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर लापरवाह थे, जिन्होंने इस देश की जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को अल्टीमेट एजुकेट कौन करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। मतलब पार्लियामेंट ने कुछ कानून बना दिया, वो कानून बना दिया, वो सही है या नहीं है,
आपके साथ कुछ अन्याय हुआ, वो सही है या नहीं है, ये अल्टीमेटली कौन डिसाइड करता है? सुप्रीम कोर्ट। डिस्प्यूट अगर अल्टीमेटली डिसाइड वहां होता है ना सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट करते वक्त क्या उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में सही ढंग से सुप्रीम कोर्ट की जजेस की अपॉइंटमेंट करने का प्रावधान नहीं किया होगा? ऐसा हमने मानना चाहिए। मुझे लगता है ऐसे नहीं मानना चाहिए हमने। बिल्कुल नहीं। और अगर उन्होंने सही ढंग से प्रावधान किया है तो ये कॉलेजियम की सिस्टम क्यों लाया जजेस ने? और फिर वो कॉलेजियम की सिस्टम खत्म करके नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट क्यों लाया? मैं अभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट पढ़ रहा था आप आने के पहले कि आर्टिकल 124 के बारे में क्या डिबेट्स हुए जी। तो उसमें जो बाबा साहब ने कई सवाल पूछे गए, मतलब क्वेश्चंस आए उनके सामने, उन्होंने उनको समराइज करते वक्त ये कहा कि 3 मुद्दे मेरे सामने आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट करने के लिए 3 मुद्दे मेरे सामने आ रहे हैं। कौन से? एक मुद्दा ये आ रहा है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते वक्त कंसल्टेशन का मुद्दा है, जो लिखा गया आर्टिकल 124 में। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 103 है। तो एक कंसल्टेशन का मुद्दा है, एक प्रेसिडेंट शुड कंसल्ट विद द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ऐसा लिखा गया। दूसरा ये मुद्दा है कि कंसल्टेशन की जगह कंकरेंस होना चाहिए। और तीसरा मुद्दा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट करते वक्त पार्लियामेंट ने उसने बहुमत में उसको पास करना चाहिए। बाबा साहब ने कॉन्करेंस के मुद्दे को खारिज कर दिया, ये कह के कि अगर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का कॉन्करेंस लेता है और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कॉन्करेंस नहीं देता जी, तो वेटो पावर किसके पास आ गया? मतलब वो अपॉइंट करना चाहता है प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कॉन्करेंस नहीं देता, तो इसका मतलब वेटो पावर किसके पास आ गया? चीफ जस्टिस के पास आ गया ना। तो बाबा साहब ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस भी तो एक आदमी है, हम जैसा ही तो एक आदमी है, उसको भी तो मतलब भाई भतीजावाद का कार्यक्रम हो सकता है। तो फिर वो अगर प्रेसिडेंट ने कुछ नाम डिसाइड किए और उनको बनाना चाहता है तो वो रोक सकता है, ये नहीं होना चाहिए। और इसलिए कंसल्टेशन करेगा, इफ नेसेसरी लिखा है संविधान में। मैं इस मत का ये हूं कि वो व्यवस्था पर्याप्त है। अच्छा, इस वक्त एक दूसरी बात भी बोरकर साहब, आरक्षण का मुद्दा हाँ। बहुत जोरों पर अभी फिर से उछलकर हाँ। लोगों के सामने आ रहा है। हाँ। और वही बातें जो आरक्षण के संबंध में कि ये 10 साल के लिए था, ये इसका आधार जातीय नहीं, इसका आधार आर्थिक होना चाहिए, ये ऐसे जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे जो कि अब से पहले कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में इसको डिस्कस किया गया और उसके बाद रिजर्वेशन बनाया गया। आपको क्या लगता है कि ये मुद्दे नए सिरे से क्यों सामने आ रहे हैं? ये जानबूझ के लाया जा रहा है। देखिए, 65 साल अगर कोई डिस्प्यूट समाज जीवन में चलते हैं तो अल्टीमेट एडजुडिकेटर सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने इन मुद्दों के ऊपर समय समय पे डिफरेंट स्टैंड लेते हैं। ये ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब एक मुद्दा आपके सामने आया और 9 जजेस की बेंच ने ये क्लियरली बता दिया है बाय मेजॉरिटी जजमेंट, मंडल कमीशन का जो जजमेंट है, मेजॉरिटी जजमेंट से ये बता दिया कि आर्थिक क्राइटेरिया लगाया गया था। मतलब ये नरसिम्हा राव की जब सरकार थी और सीताराम केसरी जब सोशल वेलफेयर मिनिस्टर थे तो उन्होंने आर्थिक क्राइटेरिया 10% लोगों को आर्थिक क्राइटेरिया के आधार पर रिजर्वेशन दिया था और मंडल कमीशन के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। अब जो खारिज कर दिया उसके बावजूद ये मुद्दा उठाते हैं और कपिल सिब्बल जो लॉ मिनिस्टर रहा है पहले, और अभी जेटली अभी फिनांस मिनिस्टर है, एक बीजेपी का है एक कांग्रेस का है, ये लोग 10 साल का होना चाहिए बोलते हैं, आर्थिक क्राइटेरिया होना चाहिए बोलते हैं। क्या इनको समझ नहीं है? ऐसा मैं समझूं
ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के जो लोग आए, इनको कानून की और संविधान की जानकारी नहीं है, ऐसा मैंने समझना चाहिए। सब जानकारी। तो मतलब अगर जानकारी होने के बावजूद अगर ये कहते हैं तो ये बदमाशी नहीं कर रहे हैं हमारे साथ। तो इस पर बामसेफ का क्या स्टैंड है? ये स्टैंड है, ये भी पब्लिक कोर्ट में ले जाएंगे, हम जनता की कोर्ट में ले जाएंगे, जनता को समझाएंगे ये बदमाशी कर रहे हैं तुम्हारे साथ। और ये अगर ऐसा समझते हो कि ये आपके साथ न्याय कर लेंगे तो भूल जाओ। अगर आप न्याय चाहते हो तो कैप्चर करो, पावर कैप्चर करो, तभी तुम्हारे साथ न्याय होगा। तुम्हारे साथ न्याय नहीं होने वाला इस देश में। एक बात मुझे बताइए, क्योंकि अपना ये वक्त भी अभी जा रहा है। हाँ। अगर इस पूरी चर्चा को समेटना चाहेंगे हाँ। तो आप ब्रीफ में बामसेफ की ओर से क्या मैसेज होगा, क्योंकि बहुत सारे दर्शक भी इस वक्त आपको सुन रहे हैं। मेरा मैसेज हमारे लोगों के लिए यही है कि आप सही क्या और गलत क्या, इसको पहचानने की ताकत पैदा करो और हमेशा सही के साथ खड़े हो जाओ। और अगर अकेले भी हो, तुम्हारे ग्रुप नहीं हो, अकेले हो तो भी सही के साथ खड़े हो जाओ। क्योंकि एक जगह ये कहा है, अंग्रेजी में वो कहावत है, यू गेट ए गवर्नमेंट विच यू डिजर्व। आपको वैसी ही सरकार मिलती है जो आप डिजर्व करते हैं। तो अगर हमें जो ये हमारे खिलाफ में काम करने वाले सरकारें जो मिल रही है पिछले 65 साल लायक से, लोगों को चुनना शुरू करना चाहिए। तो ये हम डिजर्व करते हैं, ये हमारी इग्नोरेंस की वजह से है। मैं एक उदाहरण हमेशा देते आ रहा हूँ। जी जी। वो उदाहरण ऐसा है, अपने मराठी में ये कहावत है, हाँ, कि कुऱ्हाडीच्या दांडास गोतास काळ। कुऱ्हाडीचा दांडा गोतास काढ, हैं? हाँ। तो वो डंडा जो है, वो डंडे को अगर ये पता होता, वो लकड़ी का ही होता है, वो उस डंडे को ये पता होता कि कटाई मेरी होने वाली, तब वो कुऱ्हाड़ी में जाता। उसको ये पता होता कि कटाई मेरी ही होने वाली है, तब भी कुल्हाड़ी में जाता, वो नहीं जाता। मेरा ख्याल है वो इग्नोरेंस की वजह से गया। ये इग्नोरेंस की वजह से हो रहा है। और फुले साहब ने जो कहा था कि ये सगळे अनर्थ एका विद्येने झाले, फुले स्टिल राइट। फुले बहुत रेलेवेंट है आज की तारीख में। ये हमारा समाज इग्नोरेंट है और इसलिए ये जो समस्या है हम फेस कर रहे हैं, वो हमारी इग्नोरेंस की वजह से है। तो इसलिए हम अपने समाज को ज्ञानी बनाएं। और ज्ञानी बनाने का जो मामला है, कोई भी अज्ञानी व्यक्ति दूसरे अज्ञानी व्यक्ति को ज्ञानी नहीं बना सकता। एक ज्ञानी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञानी बना सकता है। और इसमें बहुत कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। जो पहली क्लास में जाते हैं और हमें सबसे पहले जो पढ़ाते, क्या पढ़ाते, वो निकाल डालो, ज्ञानी बन जाओगे। वो जो है वो हमारी गड़बड़ी है। तो बस ये अज्ञान के अ को हटा दीजिए और ज्ञानी हो जाइए, जैसा कि ज्योतिबा फुले कहते हैं। बी डी बोरकर साहब की बात से ये बात उभर कर आ रही है कि विद्या सबसे श्रेष्ठ है। विद्या का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं, लेकिन उनकी समझ पैदा करना, और समझ पैदा करके अपने आप को उस जानकारियों के उस क्षेत्र में उस क्षमता के साथ विकसित करना कि जो क्षमताएं नेतृत्व की ओर लिए चलती है। और ये वक्त जैसा कि वो मानते हैं, लेकिन जो काम करने वाला व्यक्ति होता है वो बहुत ज़्यादा निश्चिंत होता है कि उसके काम पर उसका विश्वास होता है, और इसलिए यहाँ ठहराव बिल्कुल नहीं है और ये काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। यहाँ पर रुकते हैं इस सेगमेंट में कि अम्बेडकरवादी आंदोलन उस दौर से इस दौर तक। बोरकर साहब, आप हमारे साथ आए और हमसे बातचीत की, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। जय भीम। और मित्रों, बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ। यहाँ रुकते हैं इस कार्यक्रम में, लेकिन इस वादे के साथ कि हम आपसे पुनः मिलेंगे और आपको मिलवाएंगे इसी कार्यक्रम में एक ऐसे योद्धा से जो योद्धा अम्बेडकरवादी आंदोलन का परचम अपने कांधे पर लिए चला है, और उस योद्धा से आपको मिलाएंगे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है अम्बेडकरवादी आंदोलन उस दौर से इस दौर तक। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। जय भीम।